हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ कॉन्जक्शन। जो सिंटैक्स हमारा चल रहा था लास्ट वीडियो में, आप लोगों को प्रीपोजिशंस के रूल मैंने बताए थे। प्रीपोजिशन से जितने भी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हो सकते थे वो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, प्रीपोजिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में जो स्टार्ट करेंगे हम रूल्स ऑफ कॉन्जक्शन की, कॉन्जक्शन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। और सिंटेक्स का ये लास्ट टॉपिक है। इसके पहले के सभी टॉपिक्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को मैंने सेंड किया है। अच्छे से वीडियो, यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो सारे वीडियोस आप देख लीजिए। पार्ट 1 से लेकर के आज पार्ट 15 के बारे में हम लोग बात करेंगे। मींस क्लास फर्स्ट ईयर एंड क्लास 12 मींस 11 और 12 में जो सिंटेक्स है हमारा, उसके सभी वीडियोस, हर एक टॉपिक के एक या दो वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको सेंड किया है। जो हमारे चैनल लर्न विद अशोक, आप जब सर्च करेंगे लर्न विद अशोक तो इस पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सिंटेक्स का आर्टिकल, सबसे पहले आपको आर्टिकल के वीडियोस मिलेंगे, फिर नाउन है और प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कॉन्जक्शन है, मींस सभी वीडियोस आपको मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ क्लास फर्स्ट ईयर एंड 12th के लिए नरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पे। और जो सेकंड चैप्टर है आपका, जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं, सिंथेसिस के भी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के भी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। और जो ये हमारा चल रहा है आज चैप्टर, जिसको हम सिंटेक्स बोलते हैं, सिंटेक्स का लास्ट वीडियो आपको मिलेगा कॉन्जक्शन के रूप में। एक कॉन्जक्शन का फर्स्ट वीडियो है, एक और आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में रूल्स जरूर नोट करते रहिएगा। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग रूल्स जो मैं बोलता हूं, साथ ही साथ आप उसको भले ही शॉर्ट में नोट करिए, बट रूल्स नोट जरूर कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना रहे। अभी तो आपको लगेगा कि समझ में आ गया है, बट बाद में आप भूल सकते हैं, इसलिए आप जरूर नोट करिए। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस दिया है, बोथ राधा एज वेल एज हर ब्रदर वेंट देयर। देखिए, एक यहाँ पे जो वर्ड आया हुआ है, बोथ आया हुआ है। बोथ के साथ में अगला कॉन्जक्शन क्या यूज कर रहा है, बोथ एज वेल एज। और जबकि बोथ के साथ में एज वेल एज का यूज नहीं होता है, बोथ के साथ में हमेशा हम एंड का यूज करते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यदि लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, बोथ डैश एंड, इस फॉर्म में हमेशा इसको यूज करेंगे, क्योंकि बोथ का यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है। तो यहाँ पर बोथ के साथ एज का यूज ना करके, एज वेल एज का यूज ना करके किसका यूज करेंगे, हम एंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस दे देगा आपके पेपर में, बोलेगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यदि कॉन्जक्शन से रिलेटेड कोई भी ऐसा सेंटेंस मिलता है तो आप उसको तुरंत करेक्ट कर लेंगे कि बोथ के साथ किसका यूज होता है, एंड का, ना कि एज, ना एज वेल एज का। ठीक है, तो ये आप करेक्शन ऐसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, बोथ, फिर से बोथ आ गया। देखिए, दूसरा भी सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, बोथ से ही स्टार्ट हो रहा है। बोथ राधा एंड हर ब्रदर, बात किसकी कर रहा है, राधा की और उसके भाई की। तो यहां पर एंड भी आया, अभी मैंने बताया था कि बोथ के साथ एंड आता है। तो ये दोनों चीजें आपको राइट मिल रही हैं। बोथ राधा एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर। प्रॉब्लम तो अब हो गई, प्रॉब्लम हुई क्या यहाँ पर कि डिड नॉट आ गया है। और अभी फर्स्ट सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि जो बोथ का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तब तो बोथ ही गलत हो गए, बोथ को ही हटाना पड़ेगा यहां से हमको। तो करेंगे क्या, यहां से हम बोथ को हटा देंगे। यदि हम बोथ को हटाएंगे तो एंड भी हट जाएगा, क्योंकि एंड का यूज होता किसके साथ में, बोथ के साथ में ही होता है। तब तो ये दोनों चीजें यहां से चले जाएंगे। क्यों इनको हटाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। डिड नॉट गो देयर कह रहा है कि वहां नहीं गए थे। कौन कौन, दोनों, राधा और उसका भाई डिड नॉट गो देयर, वहां नहीं गया था। देखिए, सेंटेंस का जो सेंस है, लग रहा है सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक ही नहीं। आप बट ध्यान रखिएगा कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको कि नेगेटिव, वी शुड नॉट यूज अ बोथ वर्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में हमें किसका यूज नहीं करना होता है, बोथ का। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे,
बोथ हटा देंगे और यहां से एंड भी हटा देंगे। देखिए क्या करेंगे, बोथ भी हटा दिया, एंड भी हटा दिया। अब क्या करेंगे, यहां पर हम किसका यूज करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में नाइदर का यूज करेंगे। और जब यहां नाइदर का यूज होगा तो यहां क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। मींस नाइदर राधा नॉर हर ब्रदर, ना तो राधा, यही तो बोल रहा था कि ना वो दोनों नहीं गए, दोनों बोथ आया था ना, बोथ राधा एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर, कोई नहीं गया, ना राधा गई ना उसका भाई गया। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस था तो नाइदर राधा नार हर ब्रदर। अब डिड नॉट गो देयर, जब नाइदर नार आ गया तो डिड नॉट की भी जरूरत नहीं है हमको। यहां पर क्या करेंगे, डिड हटा देंगे, नॉट हटा देंगे। और जब डिड हट जाएगा तो आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, यहां पर सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, है ना। तो अब ये आंसर हमारा राइट हमको मिल रहा है, नाइदर राधा नार हर ब्रदर वेंट देयर, ना तो राधा ना उसका भाई वहां गया। ठीक है, देखिए सेंटेंस का सेंस भी क्लियर है, अब हमारा सेंटेंस भी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रूल जरूर नोट कर लीजिए कि जब हम बोथ एंड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है उसके लिए क्या करेंगे, नाइदर नार का यूज करेंगे। और जब डिड नॉट हट गया यहां से तो क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, दो ही वॉज पुअर, यद्यपि वह गरीब था, बट ही वॉज ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार था। यदि आप सेंस निकालोगे तो बिल्कुल हमारा सेंटेंस सही है, कहीं पर कोई मिस्टेक आपको नहीं लगेगी क्योंकि सेंटेंस का सेंस क्लियर हो रहा है, बट वहां पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, आप ध्यान से समझिएगा। जब किसी सेंटेंस में दो आ जाए, ऑल्दो आ जाए, तो उसके बाद कभी भी हम बट का यूज नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। दो के साथ हमेशा आप किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, एट कॉन्जक्शन का यूज करेंगे दो के साथ में। यदि हमें एट भी हटाना है, एट भी यूज नहीं कर सकते तो यहां पर हम कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, तब भी हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। बट यहां जब दो आ जाए तो आप इसका यूज कर सकते हैं, एट का यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, दो ही वॉज पुअर एट ही वॉज ऑनेस्ट। रूल नोट कर लीजिए, वी शुड नॉट यूज अ बट विद दो, दो के साथ हमें बट का यूज नहीं करना होता है, बल्कि किसका यूज करना होता है, एट का यूज करना होता है। तो आई थिंक आपको याद भी हो रहा होगा साथ में कि दो आ रहा है तो यहां पर बट का यूज नहीं होता है बल्कि एट का यूज होता है। आप नोट कर लीजिएगा इसी के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन दिया है, he had scarcely entered the village then his father died। अब देखिए इसमें भी एक नया रूल है, हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रूल है जिसको नोट करना आपके लिए कंपलसरी है। देखिए बेटा यहाँ पे स्कार्सली वर्ड आ गया है जिसकी मीनिंग होती है मुश्किल से। ठीक है, क्या होता है, मुश्किल से। ही हैड स्कार्सली इंटर्ड द विलेज, वो मुश्किल से गांव में प्रवेश किया ही था, इंटर्ड ही हुआ था। देन हिज फादर डाइड, तभी उसके पापा मर गए। ठीक है, देन हिज फादर डाइड। अब देखिए रूल क्या है, सेंटेंस का सेंस फिर से आपको लग रहा होगा कि राइट है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है, बट प्रॉब्लम है जब स्कॉर्सली आ जाता है, नेगेटिव सेंस देता है। जब स्कॉर्सली आ जाता है तो कभी भी कॉन्जक्शन यहाँ पर हमें देन का यूज नहीं करना होता है, देन की जगह पे यूज होगा व्हेन। अच्छे से इसको रट लीजिए, जब स्कॉर्सली आ जाएगा तो यहाँ पर कॉन्जक्शन क्या हो जाएगा, when हो जाएगा, ना कि then। तो आप इसको रट लीजिए। ठीक है, स्कार्सली के साथ क्या आता है, when आता है, then का यूज नहीं करना होता है। ओके, अब हमारा सेंटेंस क्या है, राइट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। हार्डली हैड ही गॉन टू बेड देन अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। ठीक, देखिए यहाँ पे हार्डली भी आ गया, तो ये दोनों रूल आप एक साथ नोट कर सकते हैं। जब कभी स्कार्सली और हार्डली आ जाता है तो उसके बाद में कभी भी हमें देन का यूज नहीं करना होता है। आप ये नोट कर लीजिए, दोनों एक साथ में, वी शुड नॉट यूज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड देन विद स्कार्सली एंड हार्डली। हार्डली और स्कार्सली के साथ हमें देन का यूज नहीं करना होता है, बट वी शुड यूज ऑफ व्हेन। दोनों रूल एक साथ लिख लीजिए, तो यहां से भी आप देन हटा दीजिए, यहां पे भी क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। हार्डली हैड ही गॉन टू बेड व्हेन अ थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। ये हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा।
तो आई थिंक आपको सभी सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे और अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा, नोट डाउन करिएगा, वीडियो जरूर पूरा देखिए, ठीक है। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि आप ये देख रहे हैं तो वो भी देखें, उनका भी भला होगा और अच्छा होगा आपके लिए भी और उन लोगों के लिए भी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग, रूल जरूर नोट करिएगा। आई हैव सच अ बुक विच यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर। आई हैव सच अ बुक, ठीक है। विच किसके लिए आया हुआ है? बुक के लिए। एंटीसीडेंट वर्ड क्या है? विच का एंटीसीडेंट वर्ड क्या है? बुक है। बुक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के लिए आपको टीचर ने पढ़ाया होगा कि विच का या दैट का यूज करते हैं, तो विच का भी यूज किया गया है। यू कैन नॉट फाइंड एल्सवेयर, जो कि तुम कहीं नहीं पा सकते। तो देखो गलती क्या है यहां पर, आप अच्छे से नोट करिएगा इसको। जब किसी सेंटेंस में सच आ जाता है तो उसके बाद जो कॉन्जक्शन होता है वो कभी भी विच नहीं हो सकता। ध्यान समझिएगा, जब किसी सेंटेंस में सच आ जाए या सेम, दो वर्ड नोट कर लीजिए कहीं पे, सच आ जाए या फिर सेम आ जाए, तो इनके बाद कभी भी कौन सा कॉन्जक्शन नहीं होता है? विच नहीं होता है, दैट नहीं होता है, हु नहीं होता है। केवल और केवल एक कॉन्जक्शन यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एज, ठीक है। यहां पर विच की जगह क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। मीन सच और सेम के बाद जो हमारा कॉन्जक्शन होगा वो एज होगा, ना कि विच, ना कि दैट, ना कि हु। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर पूछा जाने वाला भी सेंटेंस है, पेपर में अक्सर इसको पूछता है। तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिए कि जब सच आ जाए और सेम आ जाए तो उसके बाद हमें किसका यूज करना है? इन भाई साहब का यूज करना है, एस एज का, ठीक है, ना कि विच का, ना कि दैट का, ना कि हु का, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक 6 रूल, 6 सेंटेंस आपके, देखिए हर एक सेंटेंस में, ये मैं इसका भी रूल लिखवाऊं बहुत टाइम जाएगा, इसलिए आपका भी टाइम जो है बचे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा चीजें भी आप सीख जाएं, इसलिए जरूरी है कि हम एक रूल लिखते फिर उसका एग्जांपल देते, तो आपका टाइम काफी ज्यादा, इसलिए शॉर्ट में आप रूल नोट करते चलिए, आपका भी टाइम बचेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही वाज लेट। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, सेंटेंस में भी रूल है, आप इसको नोट जरूर करिएगा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, दैट की व्हाई ही वाज लेट, वो लेट क्यों था, मैंने उससे पूछा। ध्यान दीजिए, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो तो आई आस्क्ड हिम मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप आस्क लगाते हो तो उसमें दैट तो नहीं लगाया, पहली बात तो ऐसे भी सोच सकते हो, लेकिन जो रूल होता है जब कभी किसी सेंटेंस में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड एज अ कॉन्जक्शन यूज हुआ है यहां पर, ठीक है, उसके पहले हमें दैट का यूज नहीं करना चाहिए। तो यहां से दैट को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और कभी ऐसे मत कर देना व्हाई वाज ही लेट, यदि ये कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। कॉन्जक्शन का मामला है, यहां पर व्हाई एज अ कॉन्जक्शन यूज हुआ है तो इसके बाद आपको सब्जेक्ट ही लिखना है पहले, ना कि हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लेट, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है। He cannot succeed unless he does not work hard. वो सफल नहीं हो सकता, he cannot succeed unless, जब तक कि नहीं, he does not work hard, वो कठिन परिश्रम नहीं करता, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन आ गई है, एक शर्त दिया हुआ है, तो unless जब आ जाता है, unless की मीनिंग नोट कर लीजिए, जब तक कि नहीं, मतलब निगेटिव सेंस इसमें पहले से दिया हुआ है, उसके बाद फिर निगेटिव लगाने की जरूरत क्या है ना। जब निगेटिव हमें यहाँ पे मिल रहा है, अनलेस का मतलब ही है तो दोबारा हमें निगेटिव सेंस का यूज नहीं करना है, दोबारा हमें नॉट का यूज नहीं करना होता है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि जो अनलेस वाला पार्ट होगा, दो पार्ट है, एक पार्ट है ही कैन नॉट सक्सीड, है ना, और दूसरा पार्ट क्या है? अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो जिस पार्ट में अनलेस आ जाएगा उसमें दोबारा हमें नॉट का यूज नहीं करना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा कि अनलेस वाले पार्ट में दोबारा आपको नॉट नहीं यूज करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, नॉट को हटा देंगे, अनलेस ही डज नॉट को यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। और जब डज हट गया तो वर्ब, आपको पता है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो वर्क में क्या हो जाएगा,
एस लग जाएगा, वर्क्स हो जाएगा, और वर्क यहां से क्या करते थे, हटा देते हैं, मतलब वर्क का वर्क्स हो गया। तो अब राइट आंसर क्या बनेगा, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि अनलेस वाले पोर्शन में दोबारा हमें नेगेटिव का यूज नहीं करना होता है, नॉट का यूज नहीं करना होता है। तो डू नॉट, डज नॉट जो भी था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये जब डज नॉट हट गया तो वर्ब में यस यस लग गया, ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये भी रूल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम। देखिए दोनों में वही रूल है, अनलेस का मतलब जब तक की नहीं, अंटिल का भी मतलब जब तक की नहीं, टाइम को रिफर करता है, कंडीशन को बताता है, और ये क्या करता है, टाइम को रिफर करता है। तो अंटिल आई डू नॉट, और जबकि इसका भी मतलब होता है जब तक की नहीं। तो नहीं सेंस इसी में जब छुपा हुआ है, तो इस पोर्शन में भी हमें दोबारा नॉट का यूज नहीं करना होता है। तो आप दोनों रूल एक साथ लिख सकते हैं, इफ देयर विल बी गिवन अनलेस एंड अंटिल वी शुड नॉट यूज ऑफ नॉट अगेन। तो दोबारा हमें नॉट का यूज नहीं करना चाहिए। तो करेंगे क्या बेटा, यहां से हम डू नॉट को हटा देंगे, तो वेट हियर अंटिल आई कम। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से डू नॉट हट गया, तो अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहे, क्योंकि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेट हियर अंटिल आई कम। यही इंतजार करना जब तक कि मैं ना आऊं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 10, हम देखते हैं। इफ आई गो देयर देन आई विल कॉल यू। ठीक है, इफ आई गो देयर, यदि मैं वहां जाता हूं, देन तो आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा। तो यहां पर देख लीजिए इफ आ गया है, शर्त वाली बात कर रहा है। यदि मैं वहां गया, यदि मैं वहां जाता हूं, ठीक है, देन तो। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में इफ आ जाता है, ठीक है, जब किसी सेंटेंस में कोई कंडीशन आ जाती है, इफ आ जाता है, तो उसके बाद में कभी भी हमें देन का यूज नहीं करना होता है। तो की इंग्लिश यूज करने के लिए सिर्फ हमें कॉमा का यूज करना होता है। हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, इफ आई गो देयर आई कॉमा आई विल कॉल यू। ठीक है, ये राइट, जब इफ दिया हुआ होगा, कंडीशन वाला जो पोर्शन है, ये कंडीशन जिसमें दी हुई होगी, उसके बाद में हमें किसका यूज करना होगा, सिर्फ कॉमा का यूज करना होगा, ना कि देन का। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन आई बाय दीज थिंग्स देन आई विल गिव यू वन ऑफ देम। ठीक है, देखो यहां पर भी कंडीशन है, जब मैं, ठीक है, तो जब इफ आ जाए, व्हेन आ जाए, तो आगे आने वाला वर्ड कभी भी यहां पर देन का यूज नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा बस। तो ये दोनों रूल आप एक साथ नोट कर सकते हो। इफ देयर विल बी गिवन if and when the beginning of the sentence means your sentence will be conditional sentence, we should not use of them as a conjunction, but we should use of only comma as a conjunction। ठीक है, conjunction के रूप में हमें सिर्फ और सिर्फ comma का यूज करना होता है। ठीक है, एक रूल और यहीं पे मैं बता दूं, इसी सेंटेंस में बता दूं, ताकि ये तो क्लियर हो ही गया है कि if और when जब आएगा तो हम comma का यूज करेंगे। लेकिन एक बात और, शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया भी हो, लेकिन यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए जब कभी इफ वाला पोर्शन दिया होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। इसके साथ भी देखिए वही चीज है, व्हेन आई बाय दीज, तो व्हेन आई बाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और दूसरा किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए, नोट डाउन करिए। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।